अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, ये ईरान अमेरिका का मामला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। और अगर आपको याद हो तो जिस टाइम पूरी दुनिया लुड़ियाँ मार रही थी ना जी कि वो MOU साइन हो गया है और सुलह हो गई है, हम पाकिस्तानी जो हैं हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे ना, इसलिए कि MOU में इस्लामाबाद का नाम आता है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि ये जंग रुकने वाली नहीं है, कम नू रुकता नज़र नहीं आ रहा। तो मैं उस टाइम भी आपको कह रहा था, और ये मामला देख लें अभी तक चल रहे हैं और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ। तो खैर ये है कि अभी अमेरिका ने ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन उसमें जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो ये है कि उन ममालिक के हवाले से कि जो अमेरिका से तजारत करेंगे, क्या सारे ममालिक और बिलखसूस चाइना अमेरिका की बातों में आएगा कि क्या अमेरिका ने अगर ईरान पर पाबंदियाँ लगाई हैं और ईरान अमेरिका उनकी सॉरी चाइना उनकी वायलेशन करता है, तो क्या चाइना के ख़िलाफ़ भी अमेरिका एक्शन लेगा? ये बहुत बड़ा टेस्ट है अमेरिका के लिए। आई डोंट थिंक कि चाइना ऐसा करेगा, लेकिन लेट्स सी। ये एक नया महाज खोल गया है। इन द मीन वाइल हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान गए हुए थे और वो उधर से वापस आ गए हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी कह रहे हैं जी कि ये जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के कह रहा हूँ कि ये चीज़ें होंगी नहीं। ये अभी मामलात इस तरह रुकने वाले नहीं हैं, ये बस चलते रहेंगे, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अभी मेरा बेटा जो रिकॉर्डिंग करा रहा है वो अभी 6 क्लास में है, तो वो कह रहा था कि बाबा मैं उस टाइम 5 क्लास में था जब ये जंग शुरू हुई थी, तो अब मैं 6 क्लास में आ गया हूँ। तो मैंने कहा पुत्र पता नहीं है तू किड़ी किड़ी क्लास से जाना है, और इस दौरान जो है जंग अभी तक चल रही है। तो खैर ये है कि आप पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। ईमान मज़ारी के बारे में फ़र्स्ट टाइम उसकी वालदा की तरफ से एक अपील आई है, बल्कि कंसर्न्स का इजहार किया गया है कि ईमान मज़ारी की सेहत अच्छी नहीं है। वो अडयाला जेल में कैद हैं, उनके मियाँ जो हैं हादी अली चट्ठा वो भी उधर कैद हैं। तो ईमान के बारे में उनकी फ़ैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि ईमान को पहले दांतों का मसला था, को मसूड़ों से खून आ रहा था, उसकी कोई ट्रीटमेंट हुई, फिर उसे कोई स्टमक का प्रॉब्लम हुआ और इधर आकर प्रॉब्लम ज़्यादा ख़राब हो गया। वो ये कि इन्होंने जो उनको दवाई दी वो ऐसी दवाई है जो कि कैंसर के मरीज़ों को दी जाती है, और वो एक ऐसी दवाई है कि जो ऐसी ख़वातीन को नहीं दी जाती जिनकी बच्चे पैदा करने की उम्र हो। तो लिहाजा इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ये एक इल्ज़ाम है, उसके बाद भी ईमान को कोई और भी कोई मसला कोई मर्ज़ लाहक हुआ है। लेकिन यह है कि जो जेल हुक्काम का कहना है वो कहते हैं कि उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की, जिस दवाई का स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये दवाई कैंसर के मरीज़ों को दी जाती है, जेल हुकाम ने इस बात की तरदीद नहीं की कि कौन सी दवाई दी है। उन्होंने ज़िक्र ही नहीं किया कि कौन सी दी है और कौन सी नहीं दी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा जी कि हमने तजवीज़ करदा दवाई दी है, जो डॉक्टर तजवीज़ करते हैं। जेल में कोई मेरे ख्याल 5-6 डॉक्टर हैं, जिनमें से कोई 5 जो हैं वो मर्दाना साइड पर हैं, और एक खातून जो है वो एक लेडी डॉक्टर जो है वो जो ख़वातीन हैं जेल में कैद उनको उनके मामलात को लुक आफ्टर करती है। और हफ्ते में कोई 1-2 स्पेशलिस्ट भी आते हैं, और फिर जो जो मरीज़ जिनको उस रिलेटेड उनकी स्पेशलाइजेशन के रिलेटेड जिनके मसले मसाइल होते हैं उनको उधर से चेक कराया जाता है। लेकिन मैं इमरान खान के केस के बरक्स ईमान मज़ारी का केस इस सेंस में मुझे ज़्यादा संजीदा नज़र आता है। एक तो यह है कि उसकी फैमिली ने आज तक पहले कोई कंप्लेन नहीं की। उन्होंने कहा जी कि हमें जो हमारे विज़िट्स होते हैं वो हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, उसमें हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है। उस पर उन्होंने कोई इस तरह की कोई बात नहीं की कि जैसे कोई बंदा आपको बुलाए भी और साइड पे ले जाए तो आप जिस तरह PTA वाले कहते हैं ना उन्होंने अगवा कर लिया, या जिस तरह पिछले दिनों इमरान खान के जो मौलज हैं और उनकी बहन जो है वो मिलके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो उसने कहा कि हमें जो है उधर 4 घंटे उन्होंने बिठाए रखा पुलिस वालों ने, जो डॉक्टर कह रहे थे। तो उनकी बहन कह रही थी कि आप कहें जी कि उन्होंने उन्होंने अगवा किए रखा। उसने कहा कि नहीं भाई, मेरे साथ वो बहुत अच्छा पेश है, मुझे उन्होंने अगवा नहीं किया हुआ था। तो इस तरह की टर्म्स जो हैं वो जो डॉक्टर शीरीन मज़ारी हैं उन्होंने तो इस्तेमाल नहीं की। और दूसरा ये है कि जो ईमान मज़ारी है आपको पता है, यानी कि आपको इख्तलाफ हो या आपको कोई इतफ़ाक़ हो, लेकिन ओवरऑल उसका कोई ऐसा अपना ज़ाती एजेंडा नहीं होता। लोग आमतौर पे प्रोपेगेंडा पे बना देते हैं। मुझे जो उसकी एक्टिविज़म है, यानी कि उस पर
कई मेरे ज़हन में भी कोई सवाल या इख्तलाफ थे, और ये होना कोई नेचुरल बात है। नाजरीन, मैं क्या आपको मेरे से 100% इतफाक़ है? नहीं है। क्या मैं आपकी हर बात जो है उसे एग्री करता हूँ? नहीं है। तो हम सब इंसान हैं, हमारी अपनी अपनी सोच है, तो लिहाजा इतफाक़ इख्तलाफ जो है वो चलता रहता है। लेकिन यह है कि है ज़रा कमज़ोर है बेचारी, यानी कि उसके लिए उसकी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह के लोग जो हैं, यानी कि बेशक कोई उनसे अपसेट है, कोई जो है उनके साथ उनको अप्रिशिएट भी कर रहा है, लेकिन यह है कि इस तरह के लोगों का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए, और अगर उनको किसी जगह पे कोई थोड़ी बहुत नरमी भी हो सकती है तो वो मामला करना चाहिए। और उनको ये जो दवाइयों का मामला है, ये चीज़ें जो है ना बड़ी एक काबिल तशवीश भी हैं, और इस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। अब आते हैं, हम एक और इशू की तरफ जा रहे हैं, और वो इशू कौन सा है? वो है अफसरान के हवाले से। हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, आज कोई दो रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों आपकी तवज्जो की तालब हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे कई अफसरान रिटायरमेंट के बाद बिरून मुल्क जाकर क़याम पज़ीर हो गए। इस पर हमें एतराज़ नहीं है, वो चले गए हैं। एतराज़ जिस पर चीज़ पर है, वो अपनी पेंशन भी उधर लेते हैं। किस से लेते हैं? पाकिस्तान से पेंशन लेते हैं, हुकूमत पाकिस्तान से पेंशन लेते हैं, और उनको पेंशन वो डॉलर्स में दी जाती है। क्या? डॉलर्स में दी जाती है। कोई 33 ऐसे अफसरान हैं जो कि बिरून मुल्क हैं, और उनको पेंशन डॉलर्स में दी जाती है। अब यह है कि डॉलर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? नाजरीन, ये जो हम IMF पे जाते हैं ना, IMF के पास, बेसिकली हमें डॉलर्स चाहिए होते हैं। हमने जो इंटरनेशनल जो भी ट्रेड करनी होती है, हमें जो इंपोर्ट चीज़ें कर रहे होते हैं, हमें उसके लिए डॉलर चाहिए होते हैं। हम एक एक डॉलर के लिए तरस रहे होते हैं। IMF के पास हम इसलिए जाते हैं, भाईजान सानू इतने डॉलर चाहिए हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो डॉलर है ना, वो एक बड़ी एक स्केस कमोडिटी है, यानी कि एक बड़ी एक जो है कम मुयसर आने वाली कमोडिटी है। तो उसका इस तरह से अफसरान पे उसका ख़र्च, ये बड़ी ज़्यादती है। और ये अफसरान जो है, कोई ये गरीब आदमी भी नहीं है। अगर कोई बंदा बाहर जाके रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में रहना तो अफोर्ड कर ही सकता था ना। उधर जाके अब रिटायर जो आदमी है, उसने को मजदूरी तो नहीं कर रहा ना, ये ना ही उधर को भीख मांग रहा है, ठीक है। वो कोई अपने बच्चों के पास रह रहा होगा, या ये है कि उसके पास अपनी चॉइस है, उसका अपना घर है, और वो चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान भर के मुल्क नहीं रहना चाहता, मैं बाहर रहना चाहता। भाई, बाहर रहना चाहते हो तो आप जो है, यानी कि उनकी तनख्वाह, उनकी पेंशन, वो किसी पाकिस्तान में उनकी फैमिली को कुछ अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको मिलनी चाहिए। और फिर यह है कि वो अपनी तरफ से डॉलर जो है लें, मार्केट से जो भी करें, वो कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें। पाकिस्तान में पहले डॉलर्स की कमी है, अब आपने अफसरान के लिए इस तरह की सहूलतें पैदा की हुई हैं, ये हाईली अनफेयर है। अब दूसरा एक टॉपिक है, वो मुझे ज़रा खोल लेने दे। वो आज सेनेट में एक लिस्ट पेश हुई है। लोग जो है इनके पढ़ते हैं, ऐनक लगा के, मैं ऐनक उतार के पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी नज़र जो है वो दूर की कमज़ोर है। अब तो खैर वैसे मेरी नज़दीक की भी होनी चाहिए उम्र के जिस हिस्से में हूँ। मैं लगता नहीं हूँ इतना ज़्यादा उम्र का, लेकिन फिर भी ये है कि है तो सही ना। तो सेनेट के इजलास में आज OGDC, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है, उनकी तनख्वाहें, उनके बारे में मालूमात ली गई हैं, और जो उधर तफसीलात बताई गई हैं वो आपको भी बता देता हूँ। जो उसके OGDC के MD मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आमद हयात लाख, उनकी तनख्वाह जी 55,64,000 रुपये, ये महीने की बात हो रही है, फ़ी महीना इतनी है। जो उनके चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनका नाम है अनस फ़ारूक। अनस फ़ारूक की तनख्वाह है जी 28,37,000 रुपये। जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है आमर सलीम। आमर सलीम की तनख्वाह है 22 लाख रुपये। एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं उनकी HR के शहजाद सफदर साहब, और इसी तरह एक सर्विसेज के हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर, उनका नाम है ज़या सलाहुद्दीन, और एक और एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं आतिफ़ गफ़ूर मिर्ज़ा। इन तीनों की तनख्वाह 18 लाख रुपये है। GM है हबीबुल्ला चौहान, उनकी तनख्वाह 7 लाख है। GM है डॉक्टर खालिद अमीन ख़ान, उनकी तनख्वाह 9 लाख है। GM है खुरम शराज, उनकी तनख्वाह 11 लाख है। एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, उनकी तनख्वाह 6 लाख है, वसीम अहमद की। और इन तमाम अफसरान के घर का किराया तनख्वाह का 45% है, यानी कि जितनी आपको तनख्वाह मिलती है उसके 45% आपको उस हद तक 45% तक आपको घर का किराया भी मिलेगा।
और गाड़ी और फ्यूल की सहूलत भी मौजूद है। अब इस पे जो है यानी कि बड़ा एक हंगामा खड़ा हुआ है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जिधर लोगों का एक अक्सरियत ख़त गुरबत से नीचे रहती है, और हमारे यहाँ जो एक पावर्टी को मेज़र करने का मेयार है वो ये है कि अगर कोई शख्स दिहाड़ी में यानी कि दिन में कोई आप समझें कि कोई 1200 रुपये या 1400 रुपये तक नहीं कमा सकता तो वो ख़त गुरबत से नीचे है। ये हमारा है जो एक पावर्टी इंडेक्स हमने रखा हुआ है कि अगर इससे कोई कम है तो वो पावर्टी लाइन से नीचे है। और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, यानी कि उनको सही खुराक ही नहीं मिल रही, और ये ऐसे हैं कि जो एक तरह की जो एक ज़िंदा लाशें हैं कि जो जिनकी कोई ना जिस्मानी नशोनुमाई है ना ज़हनी नशोनुमाई है। इस सारे तनाज़र में जब हम बात करते हैं, और इवन ये जो सेनेट है जिधर ये पेश हुआ है, अगर इनकी हमारे अपने पार्लियामेंटेरियंस की हम बात करें तो पाकिस्तान में जो फ़ी का समदन है उसके तनाज़र में देखा जाए तो इनकी अपनी तनख्वाहें भी काफ़ी हैं, यानी कि इनकी अपनी तनख्वाह को 8-10 लाख रुपया बनती है, कोई 9-9.5 लाख एग्जैक्टली जो बनती है। और और ये साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की हैं। और जिस कंट्री के साथ हमारी फ़ी का समदनी है ना, पर कैपिटा इनकम जो है जिस कंट्री के साथ मिलती है वो नेपाल है। उधर जो है तनख्वाह यानी कि आप समझें कि जो एक पार्लियामेंटेरियन है उसकी तनख्वाह बनती है कोई 1.5-2 लाख रुपया। हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंटेरियन वो जितने बोनसेस वगैरह अलाउंस लेता है, कोई मीटिंग में आने का कोई लाख रुपया, कोई मीटिंग से जाने का लाख रुपया, इस तरह करके भी हाउस में एंट्री का लाख रुपया, उधर से निकलने का, यानी कि मतलब ये नहीं है कि निकलने आने जाने का लेते हैं, लेकिन आने जाने का मतलब ये है कि जो अगर कोई जहाज़ से आ रहा है तो उसके भी हैं, TAD है, यानी कि इस तरह के इधर रहने के इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो उनकी भी अपनी तनख्वाहें हमारी जो औकात है उसके मुताबिक, और चूँकि इसमें पब्लिक मनी इन्वॉल्व है तो इस लिहाज से ये एक ज़्यादा इन पर तनकीद भी होती है। और ये वाले लोग जो हैं इनकी तनख्वाहें जो हैं वो भी एक हमारे मेयार के मुताबिक ये एक तरह के ऐसे समझें कि जैसे एक शर्मिंदगी का मुकाम है कि पब्लिक एक्सचेकर से आप वो तनख्वाहें ले रहे हैं उधर ऐसे कंट्री में जिधर अक्सरियत लोगों की ख़त गुरबत से नीचे है। अब इसका ये तो एक पहलू हो गया। अब दूसरा पहलू ये है कि आपको यानी कि एक ट्रेड ऑफ आती है इसमें, और वो ट्रेड ऑफ ये है कि आपने लोगों से काम लेना है या कि यानी कि उनसे आपने रेवेन्यू जनरेट करना है या कि आपने तनख्वाह देखनी है। दो तरीके हैं चीज़ों को देखने के। एक तो ये है कि भाई तनख्वाह तेनों असी 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया दे देने हैं, बाकी तू कट्टा दा सा तू की करना है, नहीं कि तू कुछ भी ना कर। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप कहें कि तनख्वाह हम जो है ना मार्केट रेट के मुताबिक देंगे। हम प्राइवेट सेक्टर से लोगों को भी ले रहे हैं तो हम मार्केट रेट के मुताबिक तनख्वाहें देंगे, लेकिन यह है कि हमारे जो एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, कितना बिज़नेस एक्सपेंड किया, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो जज की जाएगी कि आपने तनख्वाह हलाल की है या नहीं की है। तो नाजरीन हमारे यहाँ जो है मुझे इन पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह पर भी इतराज़ नहीं है, मुझे जो इतराज़ है वो इनकी परफॉर्मेंस पर है। और ये जब इनकी परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो इनको पैसे दिए हैं वो भी ज़ाया किए हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो लोग OGDCL के हैं, अब इनकी परफॉर्मेंस जज होनी चाहिए और उस बुनियाद पर देखना चाहिए कि क्या ये अपनी तनख्वाह के साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, और तनख्वाह देने में ना घबराएं, लेकिन आप ये देखें कि अगर आपने MD को 60 लाख रुपए की दी है तो वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसने OGDCL के ऑपरेशन को कितना एक्सपेंड किया है, ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हुई है, आगे मार्केटिंग उनका म्यार कैसा है, कितना वो नए उनको प्रॉफिट क्या आ रहा है, इन्हीं को उस लिहाज से इनको देखना ज़रूरी है। तनख्वाहों के चक्रों से निकलें। अभी यह है कि आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। जब आपको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, आप भी हों, यानी कि आप जो लोग सुन रहे हैं या जिनकी जो एक रिटायर एज में है, अगर आपका कोई बेटा है जो कि बड़ा पढ़ा लिखा है, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं ना कि भाई इनू तो यानी कि देखो किन्ना जिन्होंने पढ़ाया दी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए। तो लिहाजा उस पर या एक कोई डॉक्टर है जो बाहर का पढ़ के आया है तो वो फ़ीस लेता है तो हमें इतराज़ होता है, लेकिन यह है कि वो कहता है कि भाईजान मैं भी इसी मुआशरे में हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैंने एक रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, मैं यानी कि जो एक आपको रेट बताया अगर आपको पसंद आता है तो आप, नहीं तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएँ। तो अगर ऐसी भी बात है तो इन लोगों की परफॉर्मेंस जज होनी चाहिए। ये जो जिनकी तनख्वाहें आ रही हैं इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आनी चाहिए, इनका ऑडिट परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए
कि क्या ये अपनी तनहाओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उस पे जो बहस है वो ज़्यादा रेलिवेंट होगी, उससे पाकिस्तान के फ़ायदे या नुकसान का भी तयन होगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।